हिमालय के शिखरों पर बलखाती निर्मल जल की एक नदी बहती थी। उस नदी के दोनों ओर था घना जंगल। इस जंगल में तपस्या करता था साधु चरणदास। भगवान की तपस्या के सिवा उसे किसी चीज से कोई लगाव ना था। चरणदास के एक गुरु थे जो कभी कभार चरणदास के पास आ जाया करते थे। एक दिन जब गुरु उसके पास आए तो कुछ बंदर उसका कमंडल चुराकर ले गए। चरणदास, वे बंदर मेरा कमंडल उठाकर ले गए, पकड़ो उन्हें। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अभी आपका कमंडल उनसे लेकर आता हूँ। चरणदास ने बंदरों का पीछा किया, लेकिन बंदर घने जंगलों में गुम हो गए और चरणदास उदास हो उठा। अगर मेरे पास रुपए पैसे होते तो मैं पास के गांव में जाकर एक कमंडल खरीद लाता। तभी उसके मन में एक विचार आया, अरे क्यों न मैं इन पेड़ों की कुछ लकड़ियों को काट कर ले चलूं और इनसे लकड़ी के जानवर बनाऊं। उन्हें बाजार में बेचकर आसानी से कुछ रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। चरणदास कुछ लकड़ियां लेकर अपनी कुटिया में पहुंचा और लकड़ियों को थोड़ा काट छांट कर 4 टांगे, सिर और धड़ का रूप दे दिया। इस प्रकार चरणदास ने लकड़ी का एक घोड़ा तथा एक शेर बनाया और उन्हें लेकर हिमालय की तलहटी में बसे गांव के हाट में पहुंच गया। शीघ्र ही जब दोनों जानवर रूपी खिलौने बिक गए तो चरणदास एक कमंडल पास की ही दुकान से खरीदकर अपनी कुटिया में पहुंच गया। लीजिए गुरुदेव, आपका कमंडल आ गया। सदा खुश रहो पुत्र। उस दिन से चरणदास को नया शौक लग गया। उसे जब भी समय मिलता वे जंगल में निकल जाता, ढूंढकर कुछ लकड़ियां काट कर लाता, फिर उन लकड़ियों को भिन्न भिन्न रूप देने का प्रयत्न करता। इस काम में उसे बहुत सुख मिलता। अब भजन के अलावा जो समय मिलता उसमें वे यही काम करता। कमंडल लेकर गुरुजी खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान कर गए। एक बार जाड़े के दिनों में गुरुजी फिर चरणदास के पास आए। प्रणाम गुरुजी। चिरायु हो वत्स, कैसे हो? ठीक हूँ गुरुजी, आइए भीतर पधारिए। चरणदास ने उन्हें आदर के साथ बिठाया। कुछ दिनों में वहाँ जबरदस्त बर्फ पड़ रही थी, इसलिए चरणदास ना तो तलहटी पर बसे गांव से कुछ खाने पीने का सामान ला पाया था और ना ही जंगल से फल फूल। अतः उदास स्वर में बोला, आप मेरे गुरु भी हैं और अतिथि भी, लेकिन आपके आदर सत्कार के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको जलपान कैसे कराऊं। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी गुरुजी ने आसपास नजरें दौड़ाई। झोंपड़ी में एक और लकड़ी के खिलौने रखे थे। ये क्या है पुत्र? गुरुजी, यह कुछ खिलौने हैं जो मैंने लकड़ी से बनाए हैं। तब गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जरा दिखाना तुमने क्या बनाया है। लीजिए गुरुदेव, यह बंदर है। गुरुजी, मैंने बकरी भी बनाने की चेष्टा की है। इस बकरी को यहाँ ले आओ। चरणदास ने बकरी लाकर पास रख दी तो गुरुजी ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यान पूरा होने पर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर लकड़ी की बकरी पर छिड़का और फिर मंत्र पढ़ते हुए उस पर हाथ फेरने लगे। या देवी सर्वभूतेषु। अगले ही पल उस लकड़ी की बकरी में प्राण डल गए और वह मैं करने लगी। लकड़ी की बकरी को जीवित देखते ही चरणदास गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। आप धन्य हैं गुरुजी। उसके गुरु बोले, बकरी का दूध पियो और मौज करो। अगले दिन सुबह होते ही गुरुजी वहाँ से चले गए, लेकिन चरणदास उस दिन से बहुत खुश रहने लगा। गुरुजी के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। वाह, क्या मजा आ रहा है। रोज बढ़िया व ताजा दूध पीने को मिलता है।
कुछ दिनों बाद गुरुजी फिर आए और चरणदास से बोले, चरणदास, लगता है तुम बकरी पाकर बहुत खुश हो। आपने ठीक कहा गुरुजी, परंतु आपसे एक निवेदन है। मैं जंगल में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मैंने एक कुत्ता बनाया है। अगर आप उसमें जान डाल दें तो बकरी की रक्षा का साधन हो जाएगा। चरणदास, तुम लालच कर रहे हो। बिना कारण जानवरों में जान डालना ठीक नहीं है। लेकिन जब चरणदास ने बहुत विनती की तो उसकी खुशी के लिए गुरुजी ने उसके द्वारा बनाए लकड़ी के कुत्ते में भी जान डाल दी और कुत्ता भौंकने लगा। कुछ देर वहाँ विश्राम करने के बाद गुरुजी चले गए। वाह, कितना अच्छा होता जो कुत्ता मनुष्य की बोली भी बोल पाता। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी का फिर आना हुआ तो कुशल मंगल पूछने के बाद गुरुजी को चरणदास कुछ परेशान लगा। क्या बात है चरणदास, आज तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। गुरुजी, मेरी परेशानी इस कुत्ते के कारण है जो ये मनुष्य की बोली नहीं बोल पाता। कृपया कर आप इसे मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति दे दीजिए। लेकिन पुत्र, ये गलत होगा। गुरुदेव, कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर गुरु ने कुत्ते को मनुष्य की बोली देकर अगले दिन गुरुजी प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक बार गुरु चरणदास की कुटिया के सामने पहुंचा। फिर कुछ सोचकर वे कुटिया के भीतर पहुंच गए। कुटिया के अंदर जाकर क्या देखते हैं कि चरणदास बेहोश पड़ा है। अरे, यह तो बेहोश है और फौरन इसे उपचार की जरूरत है। अगले ही पल गुरुजी जंगल की ओर भागे और शीघ्र ही जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आए। इन बूटियों को खिलाने और घाव पर लेप करने से न केवल ये होश में आ जाएगा, बल्कि इसके जख्म भी कुछ ही दिनों में भर जाएंगे। चरणदास का उपचार करने के बाद गुरुजी बोले, अब कुछ ही देर में इसकी चेतना लौट आएगी। और शीघ्र ही चरणदास बोला, आह, कहाँ हूँ मैं। चरणदास, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। ठीक हूँ गुरुजी। गुरु बोले, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करने का यही अंजाम होता है गुरुजी। काश मैं आपकी बात मान जाता तो आज मुझे यह शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे पूरी बात बताओ चरणदास। क्या बताऊं गुरुजी, मेरे दिन बहुत सुख से कट रहे थे। एक दिन मैं किसी काम से तलहटी पर बसे गांव में गया था। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। वहां गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी और उन कुत्तों ने मुझ पर और मेरे कुत्ते पर आक्रमण कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से जान बचाकर भागने में सफल हो सका। लेकिन कुटिया में पहुंचते ही मेरे उस कुत्ते ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। वे बोला, तुम साधु नहीं, शैतान हो। मैं ना मनुष्य हूँ ना कुत्ता, इसलिए मेरी ये हालत है। तुमने मुझे कुत्ता बनाकर मनुष्य की बोली क्यों दी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से उस कुत्ते ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। जब उसने मुझे लहूलुहान कर दिया तो मैंने अपनी रक्षा के लिए लाठी से उस पर प्रहार किया। लाठी लगते ही वह कुत्ता फिर से लकड़ी का कुत्ता बन गया। वह देखिए, वो सामने खड़ा है। गुरुजी, उस कुत्ते से तो पीछा छूट गया, परंतु उसके काटने से जो जहर चढ़ा, शायद मैं उससे बेहोश हो गया था। अब आप मेरी एक बात और मानिए, उस बकरी को भी लकड़ी का बना दीजिए। मैं पहले जैसी स्थिति में ही खुश रहूंगा। गुरु बोले, तुम्हारा मोह भंग हो गया। चलो अच्छा ही हुआ। ठीक है चरणदास, मैं बकरी को फिर से लकड़ी का बना देता हूँ। मुझे खुशी है कि अंत में तुम्हें बुद्धि आ ही गई।
आदमी को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, कहकर गुरुजी ने उसी समय बकरी को लकड़ी का बना दिया और कुछ दिनों बाद चरणदास भला चंगा हो गया और वे खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। धन्यवाद। पुराने जमाने में काम्बोज राज्य पर कुमार वर्मा नाम के राजा शासन करते थे। उनका विश्वास था कि समस्त विद्याओं में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है और शासन के कार्यों में वह सफल व्यक्ति हैं। एक बार रानी कौशल्या ने अपने पति कुमार वर्मा से मजाक में कहा कि पैतृक रूप से राजा बनने में कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर राज्य का संचालन करना ही बड़ी बात है। रानी ने ये बातें परिहास पूर्वक कही थी, पर राजा कुमार वर्मा पर इन बातों का गहरा असर पड़ा। राजा ने सोचा कि अपने बड़प्पन को रानी के सामने साबित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का प्रबंध किया। उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए देश के अनेक प्रांतों से उत्साही युवक आ पहुँचे। उन विद्याओं में कुशल व्यक्तियों ने निर्णायकों का कार्य किया। प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब केवल पुरस्कार वितरण का कार्य शेष रह गया था। राजा कुमार वर्मा ने खड्ग विद्या में प्रथम आए रामराज नाम के व्यक्ति को देखकर कहा, यह साबित हो गया है कि इससे बढ़कर खड्ग विद्या प्रवीण हमारे देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सभी दरबारियों ने स्वीकृति दी। इस बात का निर्णय मुझे करना होगा। इन शब्दों के साथ राजा अपने हाथ में खड्ग लेकर रामराज के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। इस पर सभी लोग विस्मय में आ गए। रामराज तथा कुमार वर्मा के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अंत में रामराज ने कुमार वर्मा के हाथ से खड्ग को उड़ा दिया। कुमार वर्मा के चेहरे पर मानो खून उतर आया हो। इसी वक्त निर्णायकों ने घोषणा की कि रामराज ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। उन लोगों ने रामराज के कानों में गुप्त रूप से कुछ कहा। रामराज ने कुमार वर्मा के निकट पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपके अद्भुत कौशल के सामने ना ठहरने की स्थिति में मैंने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए फिर एक बार युद्ध करने का मौका दीजिए। महाराज पराजित होकर क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने झट से रामराज को अनुमति दे दी। इस बार कुमार वर्मा ने रामराज के खड्ग को आसानी से उड़ा दिया। पुरस्कार राजा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार साहित्य गोष्ठी में सबको पराजित करने वाले वैद्यनाथ को राजा ने ललकारा। दोनों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी निर्णायकों ने ये घोषणा करके पुरस्कार राजा को दिया कि वैद्यनाथ ने व्याकरण की अनेक गलतियां की हैं। इस तरह से सभी क्षेत्रों के पुरस्कार राजा ने जीत लिए। इस प्रकार एक वर्ष नहीं, लगातार 5 साल कुमार वर्मा ने प्रतियोगिताओं में स्वयं सभी पुरस्कार प्राप्त किए। यह बात उसने रानी को बताई, पर रानी मुस्कुराकर चुप रह गई। उन्हीं दिनों कुमार वर्मा को एक भयंकर समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री भैरव अनेक दिनों से राज्य को हड़पने का षड्यंत्र कर रहा है। उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी क्षण भैरव गद्दी पर बैठ सकता है। यह समाचार मिलते ही राजा कुमार वर्मा अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गुप्त रूप से वेश बदलकर राजधानी से भाग निकला। अब राजा एक साधारण मानव था। राजा कुमार वर्मा तथा रानी कौशल्या अपने राज्य के किसी कोने में स्थित एक छोटे से गांव में पहुँचे। अपने नाम बदलकर गरीबों की तरह मेहनत करके अपने दिन बिताने लगे। जनता के बीच अपने दिन काटते हुए कुमार वर्मा ने उनकी जरूरतों को समझा और उनके
दुख सुख का अनुभव करते हुए यह समझ लिया कि उसका शासन जनता के लिए हितकारी न रहा था। उस वर्ष भी राजा कुमार वर्मा को ये खबर मिली कि पहले की तरह ही इस साल भी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। वे बहुत प्रसन्न हुआ, मगर उन प्रतियोगिताओं को लेकर युवकों में किसी भी प्रकार का उत्साह न देख वे आश्चर्य में आ गया। उसने कई लोगों से इसका कारण पूछा। सबने कहा, इन प्रतियोगिताओं का मतलब ही क्या रहा, सारे पुरस्कार राजा को ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी हालत में हम क्यों अपना समय व्यर्थ करके उनमें भाग लें। राजा कुमार वर्मा यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि जनता ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस समय का राजा भैरव राजतंत्र को छोड़ और किसी विद्या में सामर्थ्य नहीं रखता था। इस कारण कुमार वर्मा यह सोचकर राजधानी की ओर चल पड़ा कि वह उन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुमार वर्मा विजयी हुआ। सभी क्षेत्रों में विजय हुए व्यक्तियों को अंत में राजा भैरव ने अंतिम प्रतियोगिता के लिए ललकारा। उसके तथा कुमार वर्मा के बीच में खड़ग युद्ध हुआ। कुमार वर्मा ने कुछ ही क्षणों में भैरव को बेहथियार कर दिया। तुरंत निर्णायकों ने बताया कि कुमार वर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन लोगों ने कुमार वर्मा को अलग से ले जाकर समझाया, पगले, तुम एक व्यक्ति के साथ स्पर्धा नहीं, एक बड़े पद के साथ स्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें भैरव के हाथों नहीं, सिंहासन के समक्ष हारना था। तुम राजा से क्षमा मांग लो और एक और मौका मांगकर उनके हाथों से हार जाओ, वरना तुम खतरों में फंस जाओगे। लाचार होकर कुमार वर्मा ने भैरव को विजय होने दिया। तब जाकर कुमार वर्मा की समझ में यह बात आई कि उसके राजपद पर रहते कैसे वह सभी पुरस्कार प्राप्त कर पाया। जब कुमार वर्मा गांव को लौट आया तब कुछ लोगों ने उसे टोका, क्या हुआ, राजा भैरव ही जीत गए ना, इसके वास्ते तुम नाहक राजधानी में गए ही क्यों? अगर तुम पुरस्कार पाना चाहते हो तो तुम्हें राजा बनना होगा। उधर भैरव के शासन में जनता का शोषण बढ़ता जा रहा था। इसे भांपकर कुमार वर्मा देशाटन पर निकल पड़े। उन्होंने साहसी युवकों को अपने दल में मिला लिया और गुप्त रूप से एक सेना तैयार की। उस सेना के नायक के पद के लिए प्रतियोगिताएं चलाई गई। उन प्रतियोगिताओं में कुमार वर्मा विजय हुआ और वह सेनापति चुना गया। इसके बाद कुमार वर्मा ने फिर से अपना राज्य पाने के लिए एक अच्छी योजना बनाई। दूसरे साल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुमार वर्मा अपनी सेना के साथ चल पड़ा और उस साल भी हर साल की तरह सभी प्रतियोगिताओं में वे विजय हुआ। इसके बाद भैरव ने कुमार वर्मा को खड़ग युद्ध के लिए ललकारा। कुमार वर्मा ने बड़ी आसानी के साथ भैरव के हाथ से खड़ग को उड़ा दिया और अपनी तलवार को भैरव की छाती पर टिकाकर जनता से कहा, इस दुष्ट ने मेरा वध करना चाहा, मगर अपने विश्वास पात्रों के द्वारा चेतावनी देने पर मैं बच निकला। मैं एक जमाने का आप लोगों का राजा कुमार वर्मा हूँ। यह भैरव अगर जनता पर अच्छा शासन करता तो मैं इसके काम में दखल ना देता। मैं जनता के कल्याण के वास्ते आगे आया हूँ। तुम लोग मुझे फिर से राजा के रूप में स्वीकार करोगे या मुझे इस गद्दी के वास्ते युद्ध करना होगा। फिर कुमार वर्मा ने अपनी नकली पोशाकें हटा दी। दरबारियों ने कुमार वर्मा को पहचाना
और उनका जय जयकार किया। बिना खून खराबे के राज्य कुमार वर्मा के हाथों में आ गया। इस बार रानी कौशल्या ने अपने पति से पूछा, यदि आपने पहले ही अपनी सेना को बता दिया होता कि आप ही कुमार वर्मा हैं, तो आप कब के राजा बन चुके होते। रानी कौशल्या, मैंने इस बार राज्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। यदि अपनी सेना को पहले ही बता देता तो अपने बल से राज्य पाने का मौका ना मिलता और ना ही इसे प्रमाणित करने का अवसर। अब अपनी शक्ति पर मुझे विश्वास है, इसलिए प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है, राजा ने कहा। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया। इस कारण राज्य की तरफ से चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं ने वास्तविक सामर्थ्य रखने वाले युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया और इस तरह से राजा कुमार वर्मा ने रानी कौशल्या को अपना सामर्थ्य साबित किया। अब राजा कुमार वर्मा अपने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे और प्रजा भी उनके राज्य में बहुत खुश थी। धन्यवाद।